नमस्ते मित्रों। आज मैं आपको अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के बारे में बताता हूं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो भारतीय मीडिया या पाकिस्तानी मीडिया नहीं बता रही। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में तालिबान सरकार को मान्यता दे दिया। ये टोटली झूठ है। सच्चाई ये है कि भारत ने यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव ये लाया था कि अफगानिस्तान की भूमि पर कोई भी आतंकवादी उपयोग नहीं होगा और किसी भी देश के खिलाफ या किसी भी एथनिक ग्रुप के खिलाफ कोई भी आतंकवादी गतिविधि नहीं होगी, और अगर ये आतंकवादी गतिविधि हुई तो दूसरे देशों को अफगानिस्तान पर कार्रवाई करने का अधिकार होगा। इस पक्ष में रूस, चीन जैसे देश, पाकिस्तान जैसे देश बाहर हो गए, लेकिन भारत, अमेरिका, इजराइल सहित सारे देश ने वो साथ समर्थन किया। केवल 3 देश, जिसमें रूस, चीन और पाकिस्तान है, उन्होंने इसमें से नहीं हिस्सा लिया। अब कुछ लोग इसे तोड़कर ये बता रहे हैं कि भारत सरकार ने तालिबान को मान्यता दे दिया क्योंकि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में तालिबान पर प्रस्ताव लाया। सच्चाई ये है कि भारत ने तालिबान पर प्रस्ताव लाया, तालिबान सरकार पर प्रस्ताव नहीं लाया। दूसरी बात यह है कि आखिर ये तालिबान सरकार कितने दिन चलेगी। आप दिन गिनते जाइए, आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि अफगानिस्तान एक बारूद के ढेर पर बैठा है, बस एक चिंगारी लगने की देर है। अफगानिस्तान में 12 से ज्यादा एथनिक ग्रुप हैं जिन्हें हम कबीला कहते हैं। उसमें पख्तून, उज़्बेक, हाजरा, अमाई, पशाई, ताजिक इत्यादि एथनिक ग्रुप हैं। सरकार में जो 33 मंत्री बने हैं, 33 मंत्री, जिसमें प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, उसमें से 31 यानी 31 सिर्फ पख्तून समुदाय से हैं, एक उज़्बेक समुदाय का है और एक पशाई समुदाय का है। बाकी किसी भी समुदाय का कोई भी मंत्री नहीं बना है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरे समुदाय जो बहुत लंबी जिनकी जनसंख्या है, उनका वहां पर वो लोग क्या होगा, आगे बगावत करेंगे कि नहीं करेंगे। लंबा चौड़ा बगावत वो लोग आगे करेंगे। और मित्रों, तालिबान की स्थापना 4 लोगों ने किया था। उसमें एक मुल्ला अब्दुल्ला था, गनी बरादर था, और 2 अन्य लोग थे जिनका नाम मुझे नहीं पता। मुल्ला उमर और गनी बरादर में बहुत गहरी दोस्ती थी। वह उसे बरादर कहता था। बरादर का अफगानी शब्द में अर्थ होता है भाई। और एक और आश्चर्य बात है कि मुल्ला उमर ने अपनी बहन की शादी अब्दुल गनी बरादर से की थी और अब्दुल गनी बरादर ने अपनी एक बहन की शादी मुल्ला उमर से की थी। और अल-कायदा का खूंखार आतंकवादी अमान अल जवाहिरी, उसने भी अपनी एक बहन की शादी मुल्ला उमर से की थी और मुल्ला उमर ने अपनी एक बेटी की शादी, बहन की नहीं बेटी की शादी अमान अल जवाहिरी से किया था। और ओसामा बिन लादेन की जो सबसे छोटी पत्नी थी, वह अमान अल जवाहिरी की बेटी थी। खैर, ये तो इन आतंकवादियों का आपसी मसला है, ये क्या करते हैं, हमें इससे क्या लेना देना। लेकिन अभी जो तालिबान सरकार है, वह पाकिस्तान की कुख्यात गुप्तचर एजेंसी ISI ने बनवाई है और उसमें मुल्ला गनी बरादर को टोटल साइड कर दिया गया है और अखुंजादा को प्रधानमंत्री बनाया गया है। अखुंजादा, जिसके पास कोई अनुभव नहीं है, जो पहले भी सरकार में एक मामूली मंत्री था। और इतना ही नहीं, तालिबान में दो ग्रुप हैं। एक जो कुख्यात कट्टरपंथी हैं, जो ये चाहते हैं कि कड़क शरिया का पालन होना चाहिए, दूसरे देशों के साथ रिश्ते नहीं होने चाहिए।
दूसरे ऐसे हैं जो थोड़े मॉडरेट हैं। तो जो थोड़े मॉडरेट हैं उनको उप मंत्री या फिर राज्य मंत्री बनाया गया है, और जितने जो कुख्यात हैं उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। और उसमें भी शेर अफंजई जो यहाँ इंडियन मेडिकल एकेडमी देहरादून में पढ़े हैं, उनको डिप्टी मंत्री, मतलब राज्य मंत्री से भी नीचे का मंत्री सिर्फ इसलिए बनाया गया है क्योंकि उनके मन में भारत के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है। और आपको याद होगा अभी कतर में भारतीय राजदूत ने जो मीटिंग किया था, उन्हीं के साथ मीटिंग किया था, और अफगानिस्तान में जो हिंदू और सिख हैं उनको लाने के बारे में चर्चा किया था, वो उन्हीं से चर्चा किया था। और उन्होंने कई मौके पर ये बयान दिया है कि हम कश्मीर में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे, हम भारत के साथ अच्छे रिलेशन स्थापित करेंगे। उनके बैचमेट्स भारत में बहुत से हैं, जो सेना में जनरल, मेजर जनरल, सब उनको प्यार से शेरू कहते हैं। और वो बहुत, मतलब उनका भारत के कोई भी व्यक्ति अगर किसी देश में रहा है, ट्रेनिंग लिया है, वहां का नमक खाया है, तो जाहिर सी बात है वह थोड़ा बहुत तो उसके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा। वह मिलिट्री साइंस के बहुत बड़े जानकार हैं, क्योंकि विश्व की मानी जानी एकेडमी है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जहां से सीडीएस या फिर क्वालिफाई करने के बाद 5 साल की ट्रेनिंग के बाद आप मिलिट्री में सीधे लेफ्टिनेंट बनते हैं। उसके बाद आप प्रमोट होते होते आप जनरल तक जाते हैं। तो उसके बाद अफगान, जब तालिबान की पहली सरकार थी तब ये रक्षा मंत्री थे। उन्होंने अमेरिका से लड़ने में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में अपनी ट्रेनिंग का बखूबी इस्तेमाल किया, क्योंकि इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पढ़ने के बाद जब वो अफगानिस्तान गए तब वो अफगानिस्तान की सेना में लेफ्टिनेंट से भर्ती हुए, और उसके बाद प्रमोट होते होते वह अफगानी सेना के जनरल पद से रिटायर हुए। उन्हें सैन्य का बहुत अनुभव है, क्योंकि उस वक्त भारत और अफगानिस्तान के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते थे, तो वह कई मौके पर भारत आते थे। उनकी दोनों बेटियां यहीं से पढ़ी हैं। तालिबान के कुछ अन्य नेता हैं जो सिर्फ इसीलिए तालिबान उनको नहीं अच्छी मंत्रालय दिया कि जो कहीं न कहीं भारत का फेवर करते हैं। लेकिन जो चाइना और पाकिस्तान के पक्ष में है उनको अच्छा मंत्रालय दिया। लेकिन अब ये सरकार कितने दिन तक चलती है, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि अफगानिस्तान में दूसरी सबसे बड़ी कम्युनिटी हाजरा कम्युनिटी का एक भी मंत्री नहीं बना। हाजरा लोग सिया होते हैं, और जब तालिबान की पहले भी सरकार बनी थी अफगानिस्तान में, जो 1998 से लेकर 2001 की 4 साल के बीच में जो सरकार थी, तो उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबानों ने सियाओं का जमकर नरसंहार किया था। मैंने पहले भी कहा था कि ये समुदाय कहीं शांति से नहीं रह सकता। अगर ये हिंदुओं के साथ हैं तो हिंदुओं से लड़ेंगे, बौद्ध के साथ हैं तो बौद्ध से लड़ेंगे, जैसे म्यांमार में लड़ रहे हैं, चीन में लड़ रहे हैं। ईसाइयों के साथ है, जैसे नाइजीरिया, लेबनान में, तो ईसाइयों के साथ लड़ेंगे। और अगर दूसरा कोई समूह इनके पास लड़ने के लिए नहीं है तो फिर ये आपस में सिया सुन्नी लड़ेंगे या कुर्द सुन्नी लड़ेंगे या जो भी लड़ेंगे। फिर जब मान लो कि इन्होंने सियाओं का भी नरसंहार कर दिया तो उसके बाद ये आपस में अलग अलग, भाई हाजरा पख्तून में लड़ेंगे, ताजिक में लड़ेंगे, तुर्की में लड़ेंगे। तो जैसे ये लोग, हिंदुओं से भी ज्यादा जातिवाद इनके अंदर है, और हिंदू तो कभी दूसरे जाति को इतनी नफरत से नहीं देखता कि कत्ल करने पर उतारू हो जाए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि सद्दाम हुसैन ने एक ही दिन में एक केमिकल बम का ब्लास्ट करके 25,000 कुर्द का नरसंहार किया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सुन्नी नहीं थे बल्कि कुर्द थे। ठीक ऐसे ही तालिबान ने गजनी और हेरात के सिया मस्जिद में ब्लास्ट करके हजारों सियाओं का कत्लेआम किया था। तो खैर, अब ये सरकार कितने दिनों से चलती है, और जहां तक मुझे पता है कि पाकिस्तान, चीन और रूस के अलावा
कोई और देश तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देगा। और इन तीनों देशों का अपना अपना स्वार्थ है। अफगानिस्तान में लिथियम का बहुत बड़ा भंडार है। आने वाले समय में जो हमारे कारों में बैटरियां अभी लगती हैं, जिसे हम लेड एसिड बैटरी कहते हैं, जो लेड से बनती हैं, वो काफी वजनी हैवी होती हैं। इन्वर्टर की बैटरी जो होती है वो लेड की होती है। आने वाले वक्त में ये सब लिथियम आयन बैटरी से रिप्लेस हो जाएंगी और एक छोटी सी बैटरी होगी, शायद कुछ ग्राम की, वो हमारे कार में लगेगी। पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिथियम भंडार अफगानिस्तान में है, जो अभी तक निकाला नहीं गया है। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर आ गई है। चीन ये चाहता है कि अफगानिस्तान का लिथियम वह प्रोसेस करे और लिथियम आयन बैटरी बनाने में नंबर 1 हो जाए। रूस भी चाहता है कि वह अफगानिस्तान के जो मिनरल्स हैं, अफगानिस्तान में बहुत से मिनरल्स हैं, लेकिन पिछले 50 सालों में राजकीय अस्थिरता की वजह से वहां पर सिस्टमेटिक तरीके से माइनिंग नहीं की गई है। ये जो हम तमाम अपनी अंगूठियों में जो ग्रह नक्षत्र को शांत करने के लिए जो कीमती पहनते हैं, मणि, रूबी हो गई, जो तमाम नगीने होते हैं, टोपाज हो गया, पुखराज हो गया, हीरा हो गया, ये सारा भंडार, नीलम हो गया, ये अफगानिस्तान में है और बहुत बड़ा है। और अभी तक तालिबान अवैध रूप से खनन करता था इसका। तो चीन, रूस और पाकिस्तान जो सटे हुए हैं, उनकी नजर अफगानिस्तान के इस भंडार पर है। चीन वैसे भी इस्लाम को लेकर बहुत सख्त है। चीन ने अपना खुद का काबा बना दिया है, अपना खुद का कुरान बना दिया है। चीन का मुस्लिम जो उइगर है, वो कभी भी तालिबान, क्योंकि चीन में वैसे भी लोकतंत्र नहीं है, तो चीन तो अपने लाठी और अपने बंदूक के दम पर अपने यहाँ के जो शांति दूत हैं उनको शांत कर लेगा। तो चीन को कोई डर नहीं है कि चीन ये जानता है कि तालिबान का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके यहाँ के उइगर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि चीन मुकदमा नहीं चलाता, सीधे गोली से उड़ा देता है। आप लोगों को पता होगा कि चीन रोजा भी नहीं रखने देता। तमाम ऐसे वीडियो आए थे कि पकड़ पकड़ के उनके मुंह में पानी या खाना ठूंस करके उनका रोजा तुड़वाया जा रहा था। सेम रूस भी काफी सख्त देश है। रूस भी ये चाहता है कि अफगानिस्तान में जो मिनरल्स हैं वो उसे मिले। पाकिस्तान है, पाकिस्तान बेसिकली अफगानिस्तान का इस्तेमाल भारत के लिए करना चाहता है। पाकिस्तान ये चाहता है कि तालिबान के जो लड़ाके हैं, ये बेसिकली ये क्या होते हैं कि ये ऐसे ही मतलब ये लाइफ जीते हैं बंदूक, और ऐसे ही ये कुत्ते की मौत मर जाते हैं। इनकी ना कोई फैमिली होती है, ना कोई लाइफ होता है। ये उसकी बहन से वो कर लेंगे, उसकी बहन से आपस में अदला बदली, मतलब ये इंसानों वाली जिंदगी जीते ही नहीं है। और ऐसी बहुत बड़ी संख्या है। तो चीन ये चाहता है कि तालिबान सरकार को हर तरह से मदद करेगा और बदले में तालिबान के लड़ाकों को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ट्रेनिंग दिया जाएगा और उन्हें उनका इस्तेमाल कश्मीर पर किया जाए। पाकिस्तान के बहुत से टीवी चैनलों के बहस में मैंने देखा है, जिसमें वहां के विशेषज्ञ कहते हैं कि पाकिस्तान भारत के साथ सीधी लड़ाई में कभी जीत नहीं सकता। अब तक 3 बार पाकिस्तान भारत के साथ सीधी लड़ाई लड़ा और तीनों लड़ाई में हार गया। तो अब पाकिस्तान एक छद्म युद्ध, जिसे प्रॉक्सी वार कहते हैं, और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी है कि भारत के साथ वह सीधी लड़ाई में नहीं जीत सकता, तो प्रॉक्सी लड़ाई लड़ी जाए। मतलब आतंकवादियों को ट्रेनिंग देके, उनको सेना दे, उनको करके उनको मदद देके कश्मीर में भेजा जाए, ताकि भारतीय सेना उसी में इंगेज रहे। तो अब भारत सरकार का पूरा फोकस कश्मीर की सुरक्षा पर होना चाहिए। कश्मीर में आईबी अलर्ट रहनी चाहिए। कश्मीर की जो बॉर्डर है उसकी काफी होना चाहिए। साथ ही साथ अगर कुछ कश्मीर में ऐसा, भगवान न करे, कुछ गलत हो, तो भारत सरकार को बहुत तगड़ा संदेश न सिर्फ तालिबान को बल्कि पाकिस्तान को भी देना पड़ेगा। मनमोहन सिंह की तरह नहीं कि 26/11 जैसा हमला बंबई पर हुआ और मनमोहन सिंह शांत रहे। यदि उस वक्त मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान को करारा जवाब दे दिया होता तो आज स्थिति कुछ और होती। ओके मित्रों, नमस्कार। मेरी वार्तालाप आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा।